मेरे सभी प्यारे सम्मानित मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ एक बेहद जरूरी बीमारी के बारे में डिस्कस करने के लिए, जिसे हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस नी कहते हैं, मतलब घुटने की गठिए का रोग। मित्रों देखिए, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम सबके जीवन में यह एक ऐसी बीमारी है घुटने की गठिया, जिसको सभी के पास आनी है। इसमें हम में से कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचे कि उसको घुटने की गठिए का रोग नहीं आना है, यदि हम अपनी सामान्य आयु जीते हैं तो सबसे पहले तो मित्रों हम ये समझेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या। एक चीज, यदि हम में ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो हम किन चीजों के करने से इसे अपने जीवन में और आगे टाल सकते हैं, और यदि यह टालने योग्य ना बने तो हमें अपने घुटने का प्रत्यारोपण करा लेना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। इससे जुड़े कई सवाल हैं। तो मित्रों, सबसे पहले मैं डिस्कस करना ये चाहूंगा कि वाकई ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या। मित्रों देखिए, हम लोगों का घुटना जो होता है एक साइनोवियल जॉइंट होता है, मतलब इसमें दो आर्टिकुलर सरफेसेस होते हैं, जो कि एक नॉर्मल साइनोवियल फ्लूइड इसके अंदर होता है, जो हमारे घुटने का नरिशमेंट बहुत अच्छा करता है। किंतु जैसे जैसे वक्त बीतने लगता है, हमारे घुटने का यह फ्लूइड धीरे गति से खत्म होने लगता है। कई बार यह बीमारियों के कारण भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, जैसे कई बार रूमेटॉइड अर्थराइटिस होती है, या घुटने में चोट लग जाए, या घुटने में जैसे कि टीबी का रोग हो जाए, तो भी यह हमारे घुटने को बहुत तेजी से खत्म कर देता है। मित्रों, अगर सब कुछ सामान्य रहे तो हमारे जीवन में ऑस्टियोआर्थराइटिस, यह मानकर चलिए 55 साल से इसकी स्टार्टिंग होती है और 65-70 तक जाकर के कई बार यह बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है। इसी पे हम लोग इसे क्लासिफाइड भी करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है। आइए मित्रों, मैं आपको समझाता हूं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होती कैसे है। हमारा घुटना फीमर, टिबिया और एक पटेला नाम की हड्डी और एक साइनोवियल मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है। मित्रों, जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो एक साइनोवियल फ्लूइड रिलीज करती है, जिससे हमारा घुटना जो होता है वो बहुत लुब्रिकेटिंग टाइप में होता है। फीमर के ऊपर एक फीमर का कार्टिलेज होता है और टिबिया के ऊपर एक टिबिया का कार्टिलेज होता है। यदि हम एक घुटने की बात करें जो कि नॉर्मल है, तो उसमें बहुत स्मूथ बोन होगी, उसमें कोई भी साइनोवियल फ्लूइड जो देगा वो बहुत लुब्रिकेटिंग टाइप का होगा। फुल रेंज ऑफ मोशन होगा, मतलब पूरा घुटना मुड़ेगा, कोई भी आपका पेन नहीं होगा, और इस तरीके से हेल्दी घुटना हमारा कार्य करता है। किंतु मित्रों, जब हम माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस में इंटर करते हैं तो वैसे तो हमारा जॉइंट स्पेस बिल्कुल नॉर्मल रहता है, किंतु हमारा कार्टिलेज का टूटना शुरू होता है। और मित्रों, चूंकि कार्टिलेज से फ्रिक्शन होना शुरू होता है, बोन इस पर भी थोड़े बढ़ने लगते हैं, और जिन्हें हम आगे चल के ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। चूंकि ये बहुत थोड़े होते हैं, इसलिए कोई बहुत खास प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। इसमें ट्रीटमेंट बहुत मायने रखता है। एक सामान्य तौर पर अगर हम अपना वजन कम कर देते हैं तो भी हमें बहुत फायदा होता है। मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस में थोड़ी जो कंप्लेन सिम्टम होते हैं वो बढ़ने लगते हैं, मतलब अब हमारी हड्डियों में थोड़ी सी क्रेपिटेशंस, आवाज़ भी आना शुरू हो जाती है। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, हम अपने घुटने को घुमाते हैं तो हमें कट कट की आवाज़ आने शुरुआत हो जाती है। और मॉडरेट में चूंकि सबकॉन्ड्रल बोन जो होती है, जो हमारे घुटने के कार्टिलेज को हाइड्रेशन और ऑक्सीजन की सप्लाई कराती है, वो भी वीक होने लगती है और वो भी डैमेज होने लगती है। इस प्रकार इस कंडीशन में जो ऑस्टियोफाइट्स होते हैं वो नंबर में और बढ़ जाते हैं और बड़े बड़े साइज में हो जाते हैं, जिससे हड्डी का एक नॉर्मल फ्रिक्शन काम नहीं कर पाता है, और हम लोगों में अब एक तौर पर मानिए तो आराम करने पे भी दर्द शुरू होने लगता है,
और जब हम लोग घुटने को मोड़ते हैं तो हम लोगों को कटकटाहट की आवाज़ ज़्यादा तेज पता चलती है। इस कंडीशन में भी अगर हम लोग अपने वजन को घटाएं, कसरत कर दें और अगर लोकली इंजेक्शन स्टेरॉयड के लगते हैं तो भी हम लोगों को आराम मिलता है। अब जब सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है तो हमारे घुटने की कार्टिलेज ज़्यादा डैमेज हो जाती है, हमारे घुटने का जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, इवन साइनोवियल फ्लूइड भी जो होती है वो कम होने लगती है, जिससे फ्रिक्शन घर्षण बढ़ जाती है और अब ऑस्टियोफाइट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और मोबिलिटी की तो हालत ये होती है कि हम डेली रूटीन के काम भी नहीं कर पाते हैं और घुटना का प्रत्यारोपण ही आखिरी विकल्प होता है। मित्रों देखिए, ऐसा होता है कि सामान्यतः ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे जीवन में और पहले भी आ सकता है। जैसे कई बार मैंने ये देखा है 40 साल की भी उम्र में लोगों को शुरुआत होती है। देखिए मित्रों, इसका मुख्य कारण होता है ऑस्टियोमलेशिया, कैल्शियम डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसका कारण समझें मित्रों, हमारे घुटने की कार्टिलेज को जो भी नरिशमेंट मिलता है वो कहीं ना कहीं सब कॉन्ड्रल बोन से मिलता है। मतलब जो घुटने की कार्टिलेज है उसके नीचे वाली हड्डी भी उसको सपोर्ट करती है और वो उसको नरिशमेंट के तौर पर फ्लूइड या उसकी रिचली ब्लड सप्लाई रहती है, तो वो बहुत टर्जिटी मेंटेन रहती है। किंतु यदि हमारी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी होने लगती है तो मित्रों अक्सर करके हम सबके घुटने का जो हड्डी होती है वो डिसेप करने लगती है। मतलब मित्रों, अगर मोटे तौर पे समझें तो हमारी घुटने का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, जिससे हमारे घुटने के कटने की दर बढ़ जाती है। मित्रों अक्सर करके हम लोग देखते हैं ना, गाड़ियां जो होती हैं उनके व्हील की अलाइनमेंट चेक करने के लिए एक मशीन होती है कि कौन कितने बैलेंसिंग में है। अगर थोड़ी सी भी बैलेंसिंग गड़बड़ा जाती है तो कहीं ना कहीं गाड़ी का टायर कटना शुरू हो जाता है। तो जब बैलेंसिंग गड़बड़ा जाती है हमारे घुटने की, और इसका मुख्य कारण कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है मित्रों। कारण यदि हमारी मसल वीक हो जाएगी, हमारी बोन वीक होगी तो वो दबनी शुरू हो जाएगी वेट वाले इलाकों में, तो हमारा पैर तिरछा होने लगेगा और जैसे ही तिरछा हुआ वैसे हमारा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। तो मित्रों ऑस्टियोपोरोसिस भी इसमें सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करता है और हमें इसे बचना चाहिए। मैंने अन्य वीडियो में भी बताया है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम सोर्सेज अगर प्रॉपरली रहने हैं तो हमको कैल्शियम रिच डाइट खाने हैं, प्रोटीनेशियस डाइट खानी है, और कैल्शियम रिच डाइट मैंने सब आपसे डिस्कस कर लिए हैं। और अगर हमारी कभी जांच में कैल्शियम डेफिशिएंसी आती भी है तो हमको कैल्शियम के टैबलेट्स लेने हैं, कैप्सूल लेने हैं। मगर ये भी मैंने कहा है, सिर्फ कैल्शियम बॉडी में तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगी जब तक विटामिन डी नहीं नॉर्मल होगा, इसलिए विटामिन डी के भी टैबलेट्स हमको लेने होंगे। तो इस तरीके से अच्छा, जो सबसे जरूरी चीज़ थी, एक्सरसाइज भी आपको करना होगा, तो इस तरीके से हमारा घुटना मजबूत रहेगा। मित्रों मान लीजिए सब कुछ किया, सारी चीजें हो रही हैं, प्रक्रिया चल रहा है और मान लीजिए हम किसी तरीके से माइल्ड वाले ग्रेड में घुटने की गठिए के रोग में आ जाते हैं। तो मित्रों देखिए, माइल्ड ग्रेड या मॉडरेट ग्रेड तक बहुत ज्यादा ऑस्टियोफाइट्स नहीं बना होता है। मतलब हड्डी उतनी रब नहीं करती है एक दूसरे में, क्योंकि सीवियर ग्रेड में तो हड्डी से हड्डी आपस में टकरानी शुरू होती है जो बहुत सीवियर पेन क्रिएट करती है। तो मित्रों माइल्ड या मॉडरेट केसेस को हम लोग डिले कर सकते हैं सीवियर में चेंज होने के लिए। और मान लीजिए अगर हम 40 साल की उम्र के हैं और हमको ऑस्टियोआर्थराइटिस, देखिए मित्रों हम इसे नकार नहीं सकते कि हमारे जीवन में ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटने की होगी नहीं, यकीनन होगी, मगर हमारी जब तक क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर, जब तक हमारी जिम्मेदारियां हैं, तब तक हम इस चीज को टाल दें तो बहुत बेहतर होगी। जीवन में देखिए सभी के अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, उसको मैं यहाँ तो नहीं डिसाइड कर सकता हूँ किसकी जिम्मेदारी कब खत्म होगी, किसकी जिम्मेदारी कब शुरू होगी। तो मित्रों मान लीजिए अगर हमें सब कुछ रखना है तो उस घुटने को तकरीबन 55 साल तक बहुत शानदार रखना है। और 55 साल तक शानदार रखने के लिए हमको अपने घुटनों के लिए विशेष ध्यान देना होगा। मतलब हम अपनी डाइट से कैल्शियम प्रॉपर लें,
हम जरूरी भर की कसरतें करें जिससे हमारे घुटने में कोई दिक्कत आने ना पाए। अब मित्रों, मान लीजिए अगर जीवन में माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाती है, तब क्या करें? देखिए, जब गठिया हमारे जीवन में आती है तो उसके प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? जैसे हम सुबह उठते हैं, हमारे पैर में थोड़ा सा दर्द रहना शुरू होता है, थोड़ा हम लोग चल फिर लेते हैं तो थोड़ा आराम भी मिल जाता है, मगर हमारा वॉकिंग डिस्टेंस कम होने लगता है। पता चला हम एक नॉर्मली जितना चलते थे, अब उसकी आधी दूरी चलते हैं तो हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। तो मित्रों, इस तरीके से हम ये समझ जाएंगे कि अब हमको घुटने की गठिए की शुरुआत होनी शुरू हो गई। अच्छा मित्रों, अमूमन लोग नहीं कहते, बताते नहीं हैं, मगर कहीं ना कहीं हम अगर अपने जीवन में एक बहुत अच्छा सा जूता पहने, स्पोर्ट शूज। देखिए मित्रों, दो तरीके के जूते होते हैं कि एम्बेसडर शूज होते हैं, जैसे नहीं लेदर के शूज होते हैं, ऑफिसों में होते हैं। देखिए मित्रों, उनमें कोई शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म नहीं होता है जूतों में। और देखिए, हम लोग जितने भी ऑफिशियल वर्क के काम करने वाले अक्सर करके लेदर शूज पहनने का ट्रेडिशन होता है, मगर मित्रों मेरे अपने हिसाब से यदि स्पोर्ट शूज हो सके तो आप उसको ज्यादा पहने। कई लोग ये भी कह सकते हैं ऑफिस है, ऑफिस में कैसे हम पहनकर जाएंगे। मित्रों, सब माना, अभी जब तक हम यंग हैं, अब कहीं नहीं हो सकता है तो वहां पहन के जाना है, बट जहां संभव हो सके वहां हमें मैक्सिमम स्पोर्ट शूज पहनना है। तो चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, मतलब हमारे भाई भी पहने और हमारी बहनें भी पहने, सभी को स्पोर्ट शूज पहनना है। अब आपको लगता है झुकने में बड़ी दिक्कत है, तो अब मार्केट में इतने अच्छे शूज आते हैं जो विदाउट लेसेस होते हैं, और मुझे भी लगता है विदाउट लेसेस, जिसमें फीता ना हो, वो जूते पहनना बड़ा अच्छा काम होता है। मित्रों, यदि मैं स्पोर्ट शूज की बात करूं तो मोटे तौर पर आप ये समझें, जिस जूते की एड़ी ऊंची ना हो, फ्लैट हो, आप कृपया कर उसी जूते को पहने, क्योंकि कम आर्क वाले जूते आपके पंजे और एड़ी का बैलेंस बनाए रखते हैं। इससे घुटने के नीचे के हिस्से में दर्द नहीं होता है। तो मित्रों, इस तरीके से हम अपने डिले करने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज जरूर करेंगे। और मित्रों, मैं अब आपको सबसे जरूरी घुटनों की कसरत के बारे में बताता हूं। देखिए मित्रों, 10 ऐसे कसरत सबसे ज्यादा जरूरी हैं जिनको हमको अपनी लाइफ में करना ही करना पड़ेगा। हम बीमार हैं तो भी करें, मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस से ग्रसित हैं, चाहे किसी ग्रेड में हो, चाहे माइल्ड में हो, मॉडरेट में हो, सीवियर में हो, या हम अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस हमें है ही नहीं है, तो भी हम इस कसरत को करें। क्योंकि मित्रों, ये मान लीजिए, इलाज से बेहतर बचाव माना जाता है। यदि हम अपने जीवन में बचाव करेंगे तो हमें उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो मित्रों, ये हमारे लाइफ में ये बहुत ध्यान रखना है। अच्छा मित्रों, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी, जो मुझसे मिस हो रही थी, वजन। यदि हमारा वजन ज्यादा है तो हमारे जीवन में ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत जल्दी अर्ली एज में आ जाएगी। जैसे कि ये मान कर चलिए 40-45 की ही उम्र में हमारे घुटने हमें जवाब देना शुरू कर देंगे। तो वजन घटाना हम लोगों को बहुत जरूरी है। और ऐसे भी मित्रों, एक बात समझिएगा, मोटापा एक मल्टीफैक्टोरियल कॉज होता है बीमारियों का। वो पूरे कई ऑर्गनों पर हम लोगों को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जो भी हम में वजनदार लोग हैं, हमें अपने वजन को घटाने के लिए जरूर से जरूर कोशिश करनी ही चाहिए। हम चिकनी तली भुनी चीजें कतई न खाएं, सलाद पर ज्यादा ध्यान रखें, इन बातों का ध्यान रखना है। मित्रों, ये बात अवश्य ध्यान दें, यदि हम अपने मोटापे से 5 किलो का वजन घटाते हैं तो तकरीबन मानकर चलिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने के गठिए के रोग में जो भी दर्द है वो तकरीबन 50% हमको कम हो जाता है। इसलिए हमको वजन कम करना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से मित्रों, अब मैं आपके समक्ष कसरतों की शुरुआत करता हूं। ये 10 कसरतें हैं, बेहद जरूरी हैं,
और मित्रों, कसरतों को शुरू करने और बताने के पहले आपको एक बात बता दूं। देखिए, सबसे पहले तो एक दृढ़ निश्चय होना लाइफ में जरूरी है कि भाई मैं किसी भी उम्र का हूं, मुझे कसरत जरूर करना है। मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं। हड्डी की भूख बढ़ानी है तो हमको कसरत करना होगा। अगर हड्डी की भूख नहीं बढ़ेगी, हमारा खाया कैल्शियम हमारे काम नहीं आ पाएगा। तो हमें कसरत करना ही होगा, एक दृढ़ निश्चय के साथ करना होगा। और मित्रों देखिए, मैं किसी कसरत को बता दूं, और कसरत जब हम अपने जीवन में, मैंने बहुत लोगों को देखा, हम लोग करने शुरू होते हैं तो एक दो दिन तो हम लोग बहुत अच्छे से कसरत करते हैं। भाई बिल्कुल टाइम से उठा, जूता पहना, मैं कसरत करूंगा, ये वो। अच्छा मित्रों, पता नहीं क्या होता है, 7वें 8वें दिन सभी का एकदम आत्मविश्वास कहाँ खो जाता है। उसके बाद कोई कहता नहीं, अब से नहीं करूंगा, सैटरडे से शुरू करूंगा। नहीं मित्रों, यदि 24 घंटे ईश्वर ने हमको दिए हैं तो इसमें मिनिमम 1 घंटे हमको कसरत करना ही करना चाहिए। और मेरी आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि हम कसरत नहीं करेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, किसी तरीके से जवान आदमी अपनी जवानी बिता लेगा, थोड़ी सी अधेड़ा अवस्था बिता लेगा, किंतु हमारी बुढ़ौती बिताना हम लोगों के लिए पहाड़ सी हो जाएगी। तो हमें ऐसा करना है कि थ्रू आउट हम बहुत एक्टिव बने रहें। तो मित्रों, अब मैं आपको कसरत के लिए बताता हूं, ये 1 से 10 तक कसरत कौन से हैं। आइए मित्रों, हम डिस्कस करते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो आप ये ध्यान दें, किसी भी कसरत को करने के पहले आप अपने घुटने की मसाज स्वयं 1 मिनट तक करेंगे। नीचे से ऊपर की तरफ पहले आपको किसी भी ऑयल या तो कपड़े के ऊपर से ही आप मसाज करना शुरू करेंगे। फिर कटोरी के इर्द गिर्द गोल गोल आपको अपने हाथ को घुमाना है। इसके बाद ही कोई कसरत शुरू करें। मित्रों, पहली सबसे अच्छी कसरत है चलना। हाँ, चलना सबसे अच्छी कसरत होती है और हमको एक निश्चित दूरी रोज चलना चाहिए। दूसरी कसरत है नी एक्सटेंशन, और हमें स्टूल पर बैठकर इस कसरत को नियमित रूप से करना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण कसरत है स्ट्रेट लेग रेजिंग कसरत। इस कसरत में हम लोग अपने पैर को तकरीबन 1 फीट ऊंचाई तक ऊपर उठाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और दूसरे घुटने को हम सभी को मोड़ लेना होता है। ये कसरत बेहद जरूरी है और 10 बार के रिपीटिशन तकरीबन 10 बार अवश्य करने होंगे। चौथी इंपॉर्टेंट कसरत है स्क्वैट। हम एक कुर्सी पर अपने चट्टे को बस टच करेंगे और उठे बैठेंगे। इसी तरीके से पहले शुरुआत हम करें सिट टू स्टैंड, मतलब बैठें और उठें। यदि हमारा घुटना ज़्यादा खराब है तो हम पहले बैठने उठने की कसरत करेंगे। इसके उपरांत हम जस्ट बैठने की कोशिश करेंगे और तुरंत फिर हम उठ जाएंगे। तीसरी चीज, हम चेयर को हटा देंगे और सिंपल स्क्वाट करेंगे। इसके बाद हम स्प्लिट स्क्वाट करेंगे, एक पैर आगे बढ़ाएंगे और फिर कुर्सी के हत्थे को पकड़कर इस कसरत को हमें करना है। चौथी महत्वपूर्ण कसरत है ग्लूटियल ब्रिज। देखिए, कुछ इस प्रकार से हमको अपने चट्टों को ऊपर उठाना है। यदि इसको और डिफिकल्ट हम करना चाहते हैं तो अपने एक पैर को सीधा ऊपर उठाने की कोशिश करें, तो इस तरीके से ये डिफिकल्ट कसरत हो जाती है। पांचवी महत्वपूर्ण कसरत है साइड लाइंग हिप एबडक्शन। इसमें हम तिरछा लेट जाएंगे और अपने एक पैर को बारी बारी ऊपर उठाएंगे। ये विशेष ध्यान रखें। छठवीं महत्वपूर्ण कसरत है काफ रेस, मतलब हम एड़ी पर उठेंगे एक एक पर बारी बारी और फिर दोनों एड़ियों पर उठेंगे। सातवीं महत्वपूर्ण कसरत जो होती है उसे क्लैम्सल कहते हैं। जैसा कि ये बहन करके दिखा रही हैं,
कि आप दोनों एड़ियों को सटा लें और फिर घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लीजिए, फिर इसको अंदर बाहर खोलिए और बंद करिए। बारी बारी दाहिने और बाएं पैर से ये कसरत करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है कूल्हे के मांसपेशियों के लिए। क्रम में 8वीं कसरत है सीटेड हिप फ्लेक्शन। आप एक चेयर पर बैठ जाइए और अपने पैर को ऊपर उठाइए और नीचे रखिए। बारी बारी दाहिने बाएं दोनों पैरों से करिए। यह कसरत फुट एक्सरसाइज अल्फाबेट है। इसका मतलब ये होता है मित्रों, आप अपने पैर से किसी ए से जेड तक लिखने की कोशिश करें इशारे। मित्रों मैंने ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, शायद MNO के आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। यह 10वें नंबर की कसरत क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज है। हम अपने घुटने के नीचे एक तौलिया रोल करके लगा लेंगे और फिर उसे 10-10 सेकंड के लिए दबाएंगे। यह क्रम 10 मिनट 10 बार करना बहुत जरूरी है। ठीक टखने के भी नीचे इस तरीके से तौलिया लगा करके और फिर उसे दबाना है। हम पेट के भी बल लेट जाएंगे और अपने टखनों को अपने चट्टे की तरफ इस तरीके से पैर को मोड़ेंगे। यह हमारी हैमस्ट्रिंग और क्वाड्रिसेप्स दोनों मांसपेशियों के लिए सबसे बेहतरीन कसरत है और हमें इसे जरूर से करना है। इस प्रकार से इन 10 कसरतों को करना अनिवार्य है। तो मित्रों, अब आपने ये देखा ये जो 10 कसरतें हैं कितनी आसान है। बस हमारी क्या जरूरत है, हम बेहद आत्मनिर्भर स्वयं बने और हम दृढ़ निश्चय करें कि ये कसरत हमें अपनी लाइफ में हमेशा के लिए करना है और हम इसे कभी छोड़ेंगे नहीं। अब मित्रों, सारी कसरतें कर ली, सारी चीजें हो गई और उसके बाद हमारा घुटना, ये मानकर चलिए कि यदि हम इस कसरतों को बहुत अच्छे से करते हैं तो हमारा घुटना 1 से 1.5-2 महीने तक में बहुत शानदार हो जाता है, हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब इसके उपरांत जब आप कभी भी हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं, आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा घुटना है और हमें उसमें पेन रह रहा है, तो मैं आपको एग्जामिन करता हूं और अगर मित्रों मान लीजिए माइल्ड मॉडरेट तक, जब तक कि मेरी अपनी मंशा ये होती है कि आपको टाला जा सकता है, आप में घुटने का प्रत्यारोपण टाला जा सकता है, तब तक मैं इस केस को नहीं करता। और ये किसी भी सर्जन को नहीं करना चाहिए, क्योंकि मित्रों अगर बहुत अर्ली एज में भी बदल देने पे घुटने में हालत वही हो जाती है कि मित्रों बिल्कुल वही समझिए, अगर मैं किसी को 56 भोग का भी खाना खिलाऊं और अगले को भूख ना लगी हो तो वो उस खाने में कमी लगा देगा या उसे बहुत खाना पसंद नहीं आएगा। और अगर किसी को बहुत भूख लगी हो और मैं उसे रोटी चटनी भी खिलाऊं तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। इसका कहने का तात्पर्य क्या है मित्रों, इसके गूढ़ रहस्य में जाइए। जब तक ज्यादा दर्द ना होने लगे, जब ये लगने लगे कि अब हमारी लाइफ एकदम हेल नर्क होती जा रही है, दवाई काम नहीं आ रही है, हमसे 10 परख चला नहीं जा रहा है, मित्रों उस परिस्थिति में घुटना बदलवाना है। और मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बता दूं कि घुटना बदलवाना कोई लाइफ सेविंग चीज नहीं है। मतलब मैं कोई आपकी जान बचाने नहीं जा रहा हूं कि आप इसको बहुत कर देंगे तो आपकी जान बचनी है, नहीं, ये लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करती है। देखिए ये अंतर है, ये लाइफ सेविंग नहीं है, ये लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करती है। मतलब एक आदमी अपनी लाइफ में जो इतना निराश है कि अब मैं चलूंगा कैसे, अब मेरा अपना दैनिक क्रियाक्रम मुश्किल में है, उस आदमी की लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। व्यक्ति फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, पुनः वो अगले 20 साल 25 साल के लिए अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करता है। तो मित्रों ये जरूर समझिएगा, ये लाइफ सेविंग नहीं है, लाइफ स्टाइल है, ये इसको इंप्रूव करती है। मित्रों एक चीज बड़े अच्छे से समझिएगा कि अब आज की डेट में जो हम लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट भी करते हैं,
ये टोटल नी रिप्लेसमेंट कोई बहुत टफ ऑपरेशन नहीं है, बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन नहीं है। हाँ मित्रों, ये जरूर ध्यान रखना है कि समाज में भ्रांतियां हैं, समाज की भ्रांतियों को हम आप नहीं मिटा सकते। जैसे बहुत लोग कहते हैं एक बार घुटना बदलवा लिया तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए मित्रों, अगर किसी का घुटना ऐसी परिस्थिति में बदला जा रहा है कि जिस समय उसने अपने घुटने ही नहीं अपनी मांसपेशियों को भी चौपट कर लिया है, तो उनमें बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता है। देखिए मित्रों, एक बात बहुत ध्यान करिएगा, हम सिर्फ अगर हड्डी ही एक कंकाल में हो तो हम चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। क्या होगा? घुटने के इर्द गिर्द की मांसपेशियां यदि वो मजबूत नहीं है तो हड्डी को मोड़ ही नहीं सकती, उसको नॉर्मल करेंगी ही नहीं। तो ऐसे आइडियल समय में आपका घुटना प्रत्यारोपित करना है जब तक हमारी मांसपेशियां बहुत डैमेज ना हो चुकी हो। ये भी निर्णय हम लोगों को लेना पड़ता है मित्रों, तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। दूसरी चीज, मान लीजिए बहुत लोगों का कहना होता है घुटना मान लीजिए यदि आप बदलवा देते हैं तो आप बैठ नहीं सकते हैं। देखिए मित्रों, सही मायने में अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो लाइफ स्टाइल चेंज कर रहा हूं ना। जिस आदमी से चला नहीं जा रहा है, जिस आदमी से बैठा नहीं जा रहा है, अगर उसका दर्द खत्म हो जाता है और वो व्यक्ति अपने आप से चलना शुरू कर लेता है और कुर्सी पर बैठ करके अपने नित्य क्रियाकर्म को कर ले रहा है, तो मित्रों इससे अच्छी क्या बात होगी? क्यों? क्योंकि देखिए, यंग आदमी के लिए सबसे बुरा परिस्थिति तब होती है जब उसके बूढ़े माँ बाप रात भर कराहते रह जाते हैं, सुबह उनको चलते समय इतनी तकलीफ होती है कि लगता है कि ये घुटना टूट ही जाएगा। तो मित्रों, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। अब कई बार ये होता है कि ये सर्जरी बड़ी महंगी है, इसमें बहुत पैसे लगते हैं। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में अब देखिए रेट अलग अलग है। भारत सरकार ने इसका अपर लिमिट भी एक घोषित कर दिया है और भारत सरकार को भी बहुत धन्यवाद कि जो इम्प्लांट हम लोग पहले डालते थे तिगने चौगने दामों पर था, जिसकी कीमत एक घुटने के बदलवाने में 2.5 से 3 लाख हो जाती थी, आज उसी इम्प्लांट की कीमत इतनी कम हो गई है मित्रों कि आप ये समझें कि मैं स्वयं इस घुटने के एक घुटने को 80,000 रुपए में बदल देता हूं। 80,000 एक सबसे नॉमिनल चार्जेस हैं और मित्रों, मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई ज्यादा पैसा ले रहा है तो कोई उसको आप ये ब्लेम कर दें कि वो बहुत महंगा। क्योंकि मित्रों देखिए, ऐसा होता है ना, सेटअप होता है, बड़े अस्पताल हैं, बड़ा उसमें वो होता है। मैं एक मध्यम टाइप का अस्पताल चलाता हूं, तो मुझे इसमें कोई बहुत प्रॉफिटेबिलिटी ऐसी चीज लेनी नहीं होती है। क्योंकि देखिए मित्रों, एक बात मैं बता दूं, मैं सबसे अच्छा इम्प्लांट लगाता हूं, डेब्यू कंपनी का इम्प्लांट लगाता हूं, PF सिग्मा का, और मैं सबसे अच्छी दवाएं आपके लिए उपयोग करता हूं। और इन दोनों चीजों के कारण मित्रों मुझे ऐसा लगता है मेरा ईश्वर मेरा साथ देते हैं और ईश्वरी दया में ये रहती है कि मेरे केसेस में कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं होते हैं। एक चीज, दूसरी चीज, उनका फॉलोअप बहुत शानदार होता है। तीसरी चीज, इन सब चीजों के बाद उनको इतना रिलीफ होता है कि मुझे बड़ी दुआएं मिलती हैं। इसीलिए मैंने इसका मिनिमम रेट 80,000 रुपए रखा है, ताकि कोई अगर बहुत गरीब भी व्यक्ति है और एक बार हिम्मत करता है तो वो हिम्मत करके इस चीज को सब करा सकता है। एक चीज, अच्छा, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, इसमें कोई रुकने का पैसा कुछ ऐसा नहीं होता है और ये बेहद आसान सी सर्जरी है। फिर मित्रों देखिए, एक सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, मैं खासकर अपने यंग डॉक्टरों जो अभी MS ऑर्थो कर रहे हैं या पास हुए हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मित्रों, आप सभी इस ऑपरेशन को शुरू करें। देखिए मित्रों, होता क्या है कि यदि संसार में सभी लोग इस तरीके की चीजों को करना शुरू करेंगे तो फिर बड़ी आसानी होगी, रेट और कम होंगे। उसका कारण है, अभी तक इस तरीके की सर्जरी को बहुत जटिल सर्जरी मानी जाती है। मगर मित्रों, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कहता हूं, मैंने तकरीबन 2007 में अपना पहला टोटल नी रिप्लेसमेंट किया था और वो एक ऐसी लेडी थी जिन्हें TB नहीं था, ट्यूबरकुलोसिस नहीं थी। उसके बाद वो बहुत मुसीबत में चलती थी और आज ये मित्रों 2021 है और वो एक बहुत
ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती थी, उस जमाने में चूंकि माना उस जमाने में बड़ा महंगा टोटल नहीं होता था, फिर भी मैंने उन लेडी का सिर्फ 40,000 रुपए में पीएफ सिग्मा चेंज किया था। कुछ पैसे मैंने भी लगाए थे, इसलिए लगाए थे क्योंकि बस्ती शहर था मेरा और मैंने सोचा कि सबसे पहले कर दूं, एक भी अच्छाई होती है। तो मित्रों, वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। आज भी उस लेडी की ये हालत है कि साहब है तो ग्रामीण परिवेश की, धान के खेत में धान बो आती हैं, गेहूं काट आती हैं, मगर मैं फिर भी कहूंगा मित्रों, ये बहुत ठीक नहीं होता है। क्योंकि मान लें अगर मैं आपके घुटने को प्रत्यारोपित करता हूं तो बहुत लोग सवाल भी पूछते हैं मित्रों, हाँ बहुत सवाल पूछते हैं, मैं उकड़ू मुकड़ू बैठ पाऊंगा कि नहीं। मित्रों देखिए, बैठने को तो आप बैठ लेंगे, मगर मैं कोई झूठा वादा नहीं करना चाहता हूं। मैं इतना कहूंगा आपसे, यदि आपका मैंने घुटना बदल दिया तो पहली चीज, आप चलें जितना, आपको लोग कोई मनाही नहीं है, कोई भी मनाही नहीं है। उकड़ू मुकड़ू यदा कदा बैठ लें, वहां तक तो जायज है। आप ये कहें मैं कूदूंगा, मैं भागूंगा, मैं जंपिंग एक्सरसाइज करूंगा, नहीं मित्रों, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं ये सब मत करिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आर्टिफिशियल है। आप जितनी इसकी कदर करिएगा, इसकी आयु उतनी ज्यादा होगी। तो ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। दूसरी सबसे बड़ी चीज मित्रों, मान लीजिए हम आपका घुटना बदल भी दें, तो घुटना बदल देने के बाद भी कुछ लोगों को पेन कुछ समय के लिए रह जाता है। उसका कारण है, क्यों? क्योंकि हम लोग आपके घुटने को प्रॉपर काट के अलाइनमेंट में देते हैं। अलाइनमेंट का सेंस मैंने पहले भी बताया है वीडियो में कि मान लें किसी का घुटना बिल्कुल से तिरछा है और हमने उसको अलाइन किया, बिल्कुल सीधा कर दिया, तो उसमें कुछ मांसपेशियां वीक थी। अब आपको कसरत करना है, उन मांसपेशियों के कारण दर्द शुरू हो जाता है। तो आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें। और जो मैंने ये घुटने की कसरत आपको बताई है, उनमें देखिए वॉकिंग वाली कसरत से लेकर के अंत तक की कसरत, जो मैंने आपको टॉवेल वाली क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज 10वें नंबर की बताई है, इन सारी कसरतों को करिए। आप अपने घुटने की मांसपेशियों को मजबूत करिए, इससे आपको बड़ा फायदा होगा। अच्छा मित्रों, आप एक बात गौर करेंगे, कई लोग ये भी सवाल पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब मुझे घुटने का दुख है, आपने घुटने की चीज है तो आपने इसमें कूल्हे की भी एक्सरसाइज क्यों बता दी है? आपने देखिए एक मैंने फुट पेंसिल अल्फाबेट वाली भी कसरत बताई है, उसका पर्पस समझिएगा मित्रों। ये जो हमारा घुटना है, इसकी जो मांसपेशियां इस घुटने पर एक्ट करती हैं, वो यही मांसपेशियां काफ से होकर एंकल तक जाती हैं, यही मांसपेशियां हिप से होकर घुटने तक आती हैं। तो आप जब तक अपने हिप को भी नहीं मजबूत करेंगे, कूल्हे को नहीं मजबूत करेंगे, जब तक आप टखने को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप घुटने की एक्सरसाइज करके उसे बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। इसलिए इन 10 आसान कसरतों में मैंने सारी चीजों को कवर अप कर लिया है। ये मेरा पर्पस था। मित्रों, एक बार घुटना बदल भी जाए तो उसके बाद आप स्पोर्ट्स शूज पहनेंगे तो करने को तो जैसा मैंने कहा आप सारी चीज कर सकते हैं, मगर आप ये चीजें ना करें। कौन सी चीज? बहुत कूद भाग वाली चीज, बहुत स्क्वेटिंग, घुटना मोड़कर बैठना, इन सब चीजों से बहुत बचिए मित्रों, ये बहुत जरूरी का काम है। अब मित्रों, इसके बाद जो सबसे जरूरी का सवाल ये आता है कि हमको घुटना बदलवाना कब चाहिए। अब देखिए मित्रों, वैसे तो मैंने पहले ही बताया, 55 से 60 साल की उम्र के जो लोग होते हैं, अगर उनमें बड़ा सीवियर पेन हो तो वो बदलवावें, मतलब सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस के ग्रेड में यदि चले गए हैं तो वो बदलवावें, अन्यथा कसरत करके उसे टालने की कोशिश करें। ये जरूर ध्यान रखें। मगर ये मानकर चलिए मैंने 55 से 60 क्यों कहा? देखिए मित्रों, हिंदुस्तान में एक एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, नॉर्मल लोगों की जीने की जो दर होती है, वो इत्तेफाक है कि 70 से 75 साल के बीच में होती है। अगर मैं किसी की घुटने को 60 साल 55 साल में बदल देता हूं, तो जो ये मैं डेप्यू का पीएफ सिग्मा कह रहा हूं, ये इतने अच्छे इम्प्लांट होते हैं कि आप ये मानकर चलिए 20 से 25 साल तक आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक आदमी की जो एक्टिव लाइफ है वो बीत जाए,
तो फिर उसके बाद कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होती है, शायद हम लोग उस समय तक अपने जीवन को भी कंप्लीट कर ले जाते हैं। तो इस तरीके से मित्रों मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में भरसक प्रयास किया है कि आप सारी चीजों को जान लें, समझ लें, और किसी भी प्रकार से यदि आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी सवाल आपके मन में उठ रहा हो, तो आप जरूर से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर को, जो कि आपको देखिए यहाँ नीचे लिखा गया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मुझको मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है मित्रों। इस पर आप कॉल नहीं करिएगा, आप मैसेज करिएगा, मैं मैसेज का जवाब आपको प्रॉपरली दे दूंगा। तो इस तरीके से मित्रों मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। ईश्वर करे आप सभी को जीवन में ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत परेशान ना करे और मुझे आपके घुटने को बदलने की भी जरूरत ना पड़े। आप कसरत ही करके सदैव सुखी रहें और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत